वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से साउथ सिटी पीसीएमबी के चैनल पे फॉर क्लास 9th। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अपना पढ़ा था रिगार्डिंग द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जिसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसे कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग आज आ रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। आपका समय वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर जो उसके एजम्पशंस हैं उनको लिख रखा है। लेकिन यहाँ पर चलने से पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे आपने इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से पहले कि हम पढ़ क्या रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक पहले ही बताया था अपने पहले के वीडियोस में। अगर हमारे आप प्रीवियस वीडियोस देखते तो भी मालूम चलेगा आप लोगों को कि हमारा एक P5 रूल है। वो P5 रूल कहता है कि प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है तो कभी भी आपकी पुअर परफॉर्मेंस हो नहीं सकती है। तो कई बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनका फर्स्ट टर्म में हो सकता है मार्क्स कम रहा हो यार, लेकिन एक एग्जामिनेशन, एक पेपर कैसे डिसाइड कर सकता है कि आपको कितनी नॉलेज है। तो ये बात तो हम मानते हैं कि चलो ठीक है मार्क्स कमाए, लेकिन माँ बाप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने ज्ञानी हैं, कितना आपको आता है। उन्हें तो सिर्फ परसेंटेज, वो तो ये कहते हैं इतने अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे स्कूल में आपको पढ़ा रहे हैं, महंगे से महंगे आपको ट्यूशन्स करा रहे हैं, फिर आपके मार्क्स क्यों कमा रहे हैं। काश आपकी भावनाओं को भी कोई समझ पाता ना, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आपको चेंज नहीं करना है, आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना है, बस एक प्लानिंग के साथ पढ़ना है। और प्लानिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब उस चीज़ को इंडिकेट करवा रहा हूँ कि कैसे इस चीज़ को आपको देखते हुए अपनी चीज़ों को और समय समय पे इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, आत्म अवलोकन करते हुए कैसे आगे बढ़ना है। आप सीनियर क्लासेस में आ चुके हैं, अब 9th क्लास एक बड़ा क्लास होता है। अब आप लोगों को अपने बचपने की हरकतों को छोड़ना पड़ेगा। तो जो लोग ऑलरेडी डेडिकेटेड है और डिवोटेड है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर जो अभी भी डेडिकेटेड और डिवोटेड नहीं हुए हैं उनके लिए हमारा ये चैनल है। और सबसे पहली बात है, मैं जानता हूं कि आप लोगों को जब तक मजा नहीं आएगा तब तक आप कोई काम करोगे नहीं, क्योंकि आप लोग हर चीज़ों में मजा ढूंढते हो। तो आपको डेफिनेटली इस बार केमिस्ट्री पढ़ने में मजा भी आने वाला है और आपको नॉलेज भी मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर की शुरुआत की थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग आ रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यार डाल्टन कौन था? जॉन डाल्टन थे, एक साइंटिस्ट। उन्होंने कुछ एजम्पशंस अपने दिए थे एटम के बारे में। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हॉट डॉग है, अब कुछ लोग कह रहे हैं हॉट डॉग, तो हमें लगता था गरम कुत्ता है। नहीं, वो गरम कुत्ता नहीं, हॉट डॉग। तो जिसने नहीं सुना है, अगर आप किसी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करोगे कि मैंने हॉट डॉग खाया है, तो वो क्या समझेंगे? वो तो कुछ गलत ही समझेंगे ना। तो इन द सेम मैनर चीज़ों को पहले अच्छे से समझो, फिर उसका विश्लेषण करो। तो वैसे ही यहाँ पर है, एटम पहले क्या होता है? सिंपल फॉर्मेट, एटम इज द smallest particle. Atom is the smallest indivisible particle. Still definition is incomplete. Atom is the smallest indivisible particle which can participate in any chemical reaction. Now the definition is complete. मतलब जैसे कि आप लोग हो क्लास 9th में हो ना, अभी आप लोग हो, आपको मालूम है भाजपा पार्टी क्या होती है, सपा पार्टी क्या होती है, बसपा पार्टी क्या होती है, कांग्रेस पार्टी क्या होती है, पर क्या आपको वोट डालने का अधिकार है? लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे जो बिल्कुल इलिटरेट है, अंगूठा छाप है, जिसको कुछ भी नहीं मालूम कि पार्टी क्या है, क्या इनका एजेंडा है, क्या है, लेकिन ये वोट डालाते हैं, इनको वोट डालने का राइट है। यानी कि वही पर्सन अपने वोट को कास्ट कर सकता है जिसकी एज कम से कम 18 हो। सिमिलरली मैरिज के लिए भी हम लोगों के एक्ट बना हुआ है कि गर्ल्स 18 से पहले उनकी शादी नहीं हो सकती और जो बॉयज़ हैं उनकी 21 से पहले शादी नहीं हो सकती है। तो ये जो एक्ट्स बनाए गए हैं इन द सेम वे एटम के लिए भी बनाया गया है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल which can participate in any chemical reaction. That means किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एटम होना जरूरी है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या इंफॉर्मेशन एटम के बारे में है राइट नाउ वो हम नहीं जानते हैं, बट हम इतना जानते हैं कि पहले लोगों को एटम के बारे में क्या जानकारी थी। तो वो लोगों को बहुत कम जानकारी थी। तो जॉन डाल्टन ने अपना एक एजम्पशन पेश किया, एक उन्होंने हाइपोथेसिस दी, उन्होंने पॉस्टुलेट्स बनाए। और वो क्या बनाए देखते हैं हम लोग। जैसे उनका पहला पॉस्टुलेट था, ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, जितने भी मैटर के फॉर्म्स हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर आर कंपोज्ड ऑफ, ये कंपोज होते हैं वेरी स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, जितने भी मैटर के फॉर्म्स हैं, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। मैं क्या कह रहा हूं? ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, जितने भी फॉर्म्स के मैटर आप देख रहे हो, ऑल द फॉर्म्स ऑफ मैटर वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि अगर मैटर है तो एटम है, या कह सकते हैं एटम है तो मैटर है। बिना एटम्स के मैटर पॉसिबल नहीं है। तो वो चाहे वो एटम जो है वो सॉलिड के एटम्स हो या लिक्विड के एटम्स हो या गैस के एटम्स हो, बट एटम्स आर कंपोज्ड टू फॉर्म ए मैटर। क्लियर? तो पहला पॉइंट कहता है कि जितने भी फॉर्म्स हैं मैटर के वो सब छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकंड पोस्टुलेट।
एन एटम कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। ये कहा था डाल्टन ने। क्या कहा था उन्होंने? जो हमारे डाल्टन बाबा थे उन्होंने बताया था कि एटम को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, सिंपल पार्टिकल्स में, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर इलेक्ट्रॉन तो है, प्रोटॉन तो है, न्यूट्रॉन तो है, पॉजिट्रॉन तो है, न्यूट्रिनो तो है, क्वार्क तो है। हाँ बेटा अब है, अब हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। तो वही तो ड्रॉबैक था उनका ना, जब पहले कोई बात उन्होंने बताई फिर बाद में कुछ नई बातें निकल के आई, तो वो उनकी कमियां थी जिसे हम लोग शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं या ड्रॉबैक्स कहते हैं। फिर एक नई थ्योरी आती है, फिर उस नई थ्योरी में कुछ कमियां होती हैं जिसे हम लोग शॉर्ट कमिंग्स, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स कहते हैं। फिर एक नई थ्योरी आती है। तो ये तो काफ़ी पुरानी थ्योरी है, तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होगा ही होगा। तो ये इनका सेकेंड पॉइंट था कि एन एटम कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। एटम को और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट जो है वो एटम है। हालांकि ये आगे चल के गलत हो गया था, पर फिलहाल डाल्टन जी ने जो कहा था वो यही कहा था। तीसरा पॉइंट, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल प्रोसेस। एटम्स को ना तो कभी बना सकते हैं ना कभी बिगाड़ सकते हैं एक पूरे केमिकल प्रोसेस में। इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आता है कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन इज एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या मैंने बोला? विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन इज एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज द पोस्टुलेट दैट एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल प्रोसेस। ये पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, यानी कि एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है किसी भी केमिकल प्रोसेस के समय। ठीक, हम आते हैं इनके फोर्थ पोस्टुलेट पे। किस पोस्टुलेट पे? नंबर 4 पे। ये कह रहा है कि एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स, दैट इज दे हैव सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो पूरे तरीके से सेम होंगे। जैसे सोडियम एलिमेंट हमने ले लिया, या हमने पोटेशियम एलिमेंट ले लिया, या हमने क्लोरीन एलिमेंट ले लिया, तो जो भी एलिमेंट्स हम लेंगे उसके अंदर जो उसके एटम्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे? सब आइडेंटिकल। हालांकि ये सही नहीं था, क्योंकि बाद में इनकी जब लिमिटेशंस आई तो उसमें इसलिए आया क्योंकि आइसोटोप्स आ गए थे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। बताया था ना आप लोगों को मैंने। तो वही होता है ना कि जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है, C12, C14। तो ऐसे ही क्या हुआ, अभी तक तो यही मानते थे डाल्टन जी, और वो ये मानते थे कि किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के जो भी एटम्स हैं वो सब सेम हैं इन ऑल रेस्पेक्ट्स, हर तरीके से वो सेम है, मास में, साइज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। यानी कि अगर एक एलिमेंट का, एक एटम का जो मास है वही दूसरे एटम का होगा, उसका साइज भी सेम होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। हालांकि बाद में सही नहीं था, जो लिमिटेशंस में आएगा। ठीक, नाउ वी आर कमिंग ऑन द फिफ्थ पोस्टुलेट। अब हमारा 5वां पोस्टुलेट आ रहा है, द फिफ्थ वन। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। हाँ, 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, एक सोडियम है एक पोटेशियम है। तो दोनों एलिमेंट के जो उसके अंदर एटम्स हैं, जैसे ये सोडियम एटम है, ठीक है, दिस इज सोडियम एटम, दिस इज पोटेशियम एटम। तो इसके अंदर के जो साइज हैं सोडियम एटम्स के, ठीक है, उन सबका साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। और इस पोटेशियम के अंदर जो एटम्स हैं उनके भी साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों के एटम एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। पोटेशियम एलिमेंट के अंदर के तो सारे एटम सेम हैं, लेकिन और सोडियम एलिमेंट के अंदर के सारे एटम सेम हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एटम्स जो एक एलिमेंट के हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। ये बात समझ में आ गई? ठीक, दिस वाज द फिफ्थ पोस्टुलेट। We are coming on the sixth postulate, और ये sixth and the last postulate of Dalton. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन, जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो। कैसे कंबाइन करते हैं? सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स। जैसे हम लोगों ने कल देखा था ना वाटर वाला, कि पानी तो पानी, कहीं का भी पानी, जल मतलब ना वही कहीं का भी है, चाहे वो नदी का हो, चाहे वो झरने का हो, तालाब का हो, अगर वो है तो इसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या है? H2O। बट वो प्योर होना चाहिए, प्योर वाटर। अगर प्योर वाटर है तो हमेशा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन कंबाइन होंगे 1:2 या 1:2 में ही हमेशा कंबाइन होंगे, इसके अलावा कोई और फर्दर रेशियो पॉसिबल उनमें नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो डजंट मैटर फ्रॉम विच सोर्स यू ऑब्टेन देम, कहां से कैसे उनको आपने प्राप्त किया है, कैसे बनाया है, बाई प्रोडक्ट के रूप में बनाया है, प्रोडक्ट के रूप में बनाया है। अगर वो CO2 है तो हमेशा क्या होगा, उनका जो मास होगा वो C, 1 कार्बन रेशियो 2 ऑक्सीजन, और 1 कार्बन मतलब 12 और 2 ऑक्सीजन का मतलब 32। तो यानी क्या हुआ, अगर हम इसको कट करें तो 4 3 या 12, 4 8 या 32, दैट मीन्स 3:8 के रेशियो में हमेशा CO2 पाया जाएगा। तो इन्होंने कहा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं और जब उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तो वो कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में, तो कंपाउंड बनता है, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो दीज वर द 6 पोस्टुलेट। ये जो लॉ था, दिस लॉ वाज एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ किससे एसोसिएटेड है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप इसको याद कैसे करोगे, बहुत ईजी होगा आपको याद करने के लिए कि पहले डाल्टन ने ये लॉ कब दिया था, 1808 में दिया था। उन्होंने क्या नाम था पूरा, जॉन डाल्टन नाम था। ठीक है, फिर उन्होंने कितने पोस्टुलेट दिए थे, एजम्पशंस अपने किए थे, 6 एजम्पशंस किए थे। पहला उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि ऑल फॉर्म ऑफ मैटर आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि जो पूरे जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने थे और उनको हम लोग एटम्स कहते हैं। सेकंड उन्होंने कहा था कि एक एटम को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, एन एटम कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। थर्ड उन्होंने कहा था एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल प्रोसेस, एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा सकता है किसी केमिकल प्रोसेस के दौरान। उसके बाद चौथा पोस्टुलेट उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट, अगर एक पार्टिकुलर एलिमेंट का एटम है तो वो हमेशा सेम रहेगा हर रेस्पेक्ट में, चाहे वो मास हो, चाहे वो साइज हो या वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो। जो पांचवा पोस्टुलेट था वो कह रहा था कि हर एलिमेंट अलग अलग होते हैं पर हर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो उसमें सेम होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और लास्ट पोस्टुलेट था कि एटम्स जो होते हैं हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो कंबाइन करते हैं इन सिंपल होल नंबर रेशियो विच इंडिकेट्स अवर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये बात समझ में आ रही है। हालांकि आगे चल के ये लॉ फेल हो गया, उनके जो असम्पशंस थे फेल थे, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो इररेलेवेंट थे आगे फर्दर डिस्कवरी की। और सबसे बड़ी बात ये नहीं बता पाए थे कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके लिमिटेशंस के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बताएंगे कि एटम्स कैसे फॉर्म होते हैं। क्लियर? ओके, सी यू।